आज के ऑनलाइन सेशन में हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। इनकम टैक्स में मैंने आपको उसके पहले पढ़ाया था इनकम फ्रॉम सैलरी। उसमें हमने पढ़ा था अलाउंसेस, परकेजेस, कैसे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं तो हमको अलग अलग हेड की इनकम्स फाइंड करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसा मैंने पहले बताया था, पांचों को प्लस करेंगे, क्रॉस टोटल इनकम आएगा। उसके बाद डिडक्शन माइनस करेंगे एटीसी से एटीयू तक की, और डिडक्शन माइनस करने के बाद में आएगा टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। और फिर हम स्लैब्स के आधार पे कैलकुलेशन करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम इनकम टैक्स का सेकंड हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। कौन कौन से हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज में आते हैं? सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये देखेंगे कौन कौन से हाउस इसमें आते हैं। नंबर 1, एक इस तरह का हाउस आता है फुल्ली लेट आउट हाउस, मीन्स जो कि पूरी तरह से हमने रेंट पे दिया हुआ है। मीन्स इस हेड में रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है। जो भी हाउस प्रॉपर्टीज़ हम रेंट पे देते हैं, लाइक रेंट पे दिया है, किसी को रहने के लिए दिया है रेंट पे, या फिर हमने बैंक को रेंट पे दिया है, या किसी को ऑफिस ओपन करने के लिए दिया है, किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए रेंट पे, रेंट की जो भी इनकम आएगी किसी भी तरह की, या तो रहने के लिए या बिजनेस के पर्पस से, गोडाउन के पर्पस से बैंक को दिया है, किसी भी तरह की रेंट की इनकम आती है वो इसमें इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। तो फर्स्ट हमारा आगे हो जाएगा फुल्ली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज, जो कि इस हेड में टैक्सेबल होता है। सेकेंड इस हेड में आता है फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, मीन्स जो कि पूरी तरह से स्वयं के रहने का मकान। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस भी इस हेड में टैक्सेबल होता है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मतलब जो रहे कोई भी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक मकान, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक मकान में रहता है तो एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंतर्गत इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जेम्प्ट होता है। बाकी का हम उसको लेट आउट हाउस मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो सेकेंड हाउस होता है लेट आउट हाउस, उसकी भी इनकम उसमें, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रेंट तो आ नहीं रहा है, तो उसका हमेशा एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दी जाएगी, पर वो इसी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। थर्ड हाउस आता है कि यदि हाउस पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, कि एक ही मकान के दो हिस्से हैं और एक फ्लोर पे मकान मालिक रहता है, जो ऑनर रहता है, और सेकेंड उसने ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे मकान मालिक रहता है, तो अनादर जो फ्लोर है उस पर किराएदार रहता है। तो जो किराए की इनकम होगी वो लेट आउट में आएगी, और जो खुद के रहने का जो पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट में टैक्सेबल होगा, और सेकंड जो किराए से दिया गया है वो लेट आउट हाउस के अंतर्गत आएगा। अगर मान लो किसी का मकान है और उसमें वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस उसने ऑफिस ओपन कर रखा है, घर से ही बिजनेस कर रहा है, और उस हाउस को उसने बिजनेस में कन्वर्ट कर रखा है, तो ऐसी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। वो नेक्स्ट हेड हम जब पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उस हेड में टैक्सेबल होगी। तो ऐसी इनकम जिसमें बिजनेस खुद इस्टेब्लिश किया हुआ है वो इस हेड के अंतर्गत वो इनकम नहीं आती है। और एग्रीकल्चर हाउस की इनकम भी होगी, वो भी इस हेड में नहीं आएगी। यदि कोई हाउस ऐसा इसमें एग्रीकल्चर से पर्पज से वर्क हो रहा है तो वो इनकम भी इस हेड में नहीं आती है। तो अभी हमने देखा कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है। सबसे पहले हम जब भी इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज़ है तो सेक्शन 23(1) में उसका कैलकुलेशन होता है, जो किराए से दी गई फुल्ली लेट आउट रेंटल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है वो हम आगे पढ़ने चाह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको फाइंड करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो भी रेंट आएगा उसके आधार पर हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप है डिडक्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल टैक्स। जब भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स, जो कि एक्चुअल पे किया गया है, जितना भी मकान मालिक ने
एमटी पे किया है म्यूनिसिपल टैक्स प्रीवियस ईयर में, जितना भी पे किया है वो सब इसमें से माइनस हो जाएगा। थर्ड स्टेप होती है डिडक्शन फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा, और नेट एनुअल वैल्यू में से दो डिडक्शंस होती हैं। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कहलाती है, और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होते ही माइनस होता है। ये सब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज़ का। सबसे पहले हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, फिर म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है, और अगर मकान मान लो फॉर एग्जांपल कुछ समय खाली रहता है, वैकेंट रहता है, तो पहले हम उसे माइनस करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से पहले लॉस ऑफ वैकेंसी पीरियड माइनस कर देंगे, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स घटाएंगे, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होते ही माइनस होता है, चाहे वो पे किया है या नहीं किया। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स में पे करते हैं, पेड होता है तो ही माइनस होता है, मकान मालिक पे करता है तो माइनस होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो ड्यू होते ही माइनस किया जाता है, चाहे वो एक्चुअल पे किया हो या नहीं। अब हम आगे इसका चार्ट देखने चाह रहे हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तब सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप में ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना है। सकल वार्षिक एनुअल रेंटल वैल्यू वार्षिक मूल्य ज्ञात करेंगे, किसमें, जो कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमको फाइंड करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू। फर्स्ट स्टेप में हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू फाइंड किया जाता है। एनुअल रेंटल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि जिस भी एरिया में मकान है वहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। मीन्स रेंट कंट्रोल एक्ट, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल उस एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल, तब हम एनुअल रेंटल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपको जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें मकान से संबंधित जो भी रेंट रहेगा, एक तो एक्चुअल रेंट दिया रहेगा, वास्तविक किराया, जो मकान मालिक वास्तव में किराएदार से कितना किराया ले रहा है, ये वास्तविक किराया कहलाएगा, तो उसे हम एक्चुअल रेंट कहेंगे। एक होता है फेयर रेंट, जो कि उस एरिया का उचित किराया कितना होना चाहिए। जनरली जैसे हम ब्रोकर से बात करते हैं कि भाई इस एरिया का किराया कितना हो सकता है 2 BHK 1 BHK का, तो एक पर्टिकुलर जो फेयर रेंट होता है उस एरिया, हर एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, तो एक उससे हो सकता है फेयर रेंट। तीसरा, उस एरिया से संबंधित म्यूनिसिपल वैल्यू, मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है। तो यदि आपको एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू तीनों दी है, तो जब भी रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो तीनों में जो सबसे ज़्यादा, विच एवर इज़ हाई विच एवर इज़ मोर, जो तीनों में सबसे ज़्यादा रहेगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, अगर 3 वैल्यू दिए, तीनों में सबसे ज़्यादा, अगर किसी क्वेश्चन में 2 वैल्यू दिए तो दोनों में सबसे ज़्यादा क्रॉस एनुअल जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा एनुअल रेंटल वैल्यू या क्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो जब भी रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है तो आपको स्टैंडर्ड रेंट भी दिया जाता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं मानक किराया। तो जब भी रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा, स्टैंडर्ड रेंट आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। इसका अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट दिया है, इसका मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो जब भी रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी GAV फाइंड करने की, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने की। उसमें हम दो अलग अलग सिस्टम से फाइंड करेंगे। पहले इसमें एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, जो कि हमने पहले किया था वही रहेगा सेम। एक्चुअल रेंट या फेयर रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू, तीनों में सबसे ज़्यादा, विच एवर इज़ हाई, तीनों में सबसे ज़्यादा उस वैल्यू को हम A वैल्यू में लिख देंगे यहाँ पर। फिर एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट की तुलना करेंगे। एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से क्या ज़्यादा है, विच एवर इज़ हाई, उसको हम B वाली वैल्यू में लिख देंगे। पहले हम A वैल्यू मतलब एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा है उसे A वैल्यू में लिखा।
कब? जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है और स्टैंडर्ड रेंट दिया है। और एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट जो दोनों में ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा निकाला हमने, इसमें भी ज़्यादा निकाला। अब दोनों वैल्यू लिख दी हमने, दोनों वैल्यू विच एवर इज, दोनों में से जो सबसे कम है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में सबसे कम है वो वह हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में फर्स्ट स्टेप में आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल एनुअल रेंटल वैल्यू किसी क्वेश्चन में दिया है 60,000, फेयर रेंट दिया है 70,000, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 75,000। तो पहला वैल्यू एक्चुअल रेंट 60,000, फेयर रेंट 70,000 एंड म्यूनिसिपल वैल्यू 75,000। तो अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो विच एवर इज हाई, तो तीनों में ज़्यादा होगा 75,000, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 23(1). सेक्शन 23(1) में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है इसका मतलब एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है इसका मतलब एप्लीकेबल हो रहा है। तो जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल रेंट, फेयर वैल्यू विच एवर इज हाई वह लिख देंगे हम यहाँ पर। और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो पहले तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे उसको, और उसको ए वैल्यू में लिख देंगे, और एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू दोनों में जो ज़्यादा है उसको बी वैल्यू, फिर ए और बी जो दोनों वैल्यू आएगी उसमें से जो सबसे कम रहेगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस पहली स्टेप में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद यदि मकान गत वर्ष में, हमको हमेशा इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपका असेसमेंट ईयर अभी 2019-20 है तो प्रीवियस ईयर हो गया 18-19। अगर आपका असेसमेंट ईयर 2021 हो जाएगा तो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2019-20। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे करंट ईयर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर में 12 मंथ का रेंट हमको यहाँ पर लेना पड़ता है, एक्चुअल रेंट 12 मंथ का। अगर मान लो मकान 12 मंथ रेंट पे हमने दिया है लेकिन 12 मंथ में से 10 मंथ ही रेंट पे गया है, 2 महीने मकान खाली रहा किसी भी कारण से, यदि 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक मकान खाली रहा, तो जो उसका वैकेंसी रेंट है, वैकेंट पीरियड का जो रेंट रहेगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। उसमें से पहले माइनस कर देंगे लॉस ऑफ वैकेंसी रेंट। उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको कुछ भी उसके सामने कुछ वो केवल वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कि जितने महीने मकान खाली रहता है उतने महीने का वास्तविक किराया माइनस कर देंगे एक्चुअल रेंट के आधार पे, क्योंकि मकान खाली रहा तो एक्चुअल रेंट ही कैलकुलेट होगी। तो 2 महीने का रेंट है तो 2 महीने का रेंट माइनस कर देंगे। और उसके बाद हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या 2 बातें? कि जब भी नगर पालिका कर यहाँ माइनस किया जाता है तो ये देखा जाता है कि मकान मालिक ने नगर पालिका कर चुकाया है, किराएदार ने नहीं। अगर किसी कारणवश मकान मालिक बाहर रहता है, किराएदार ने नगर पालिका कर चुका दिया है तो उसकी कटौती, उसकी रिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो नगर पालिका कर म्यूनिसिपल टैक्स तभी माइनस होगा जबकि ऑनर ने पे किया है, टेनेंट ने नहीं। अगर टेनेंट ने पे किया है तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि वास्तव में पे होना चाहिए, एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए। अगर ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है तो वो माइनस नहीं होगा। इट मीन्स प्रीवियस ईयर में यदि हमने म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो वो माइनस नहीं होगा, और अगर हमने पेमेंट किया है तभी वो माइनस होगा। तो दोनों शर्तें कि म्यूनिसिपल टैक्स मकान मालिक ने पे करना चाहिए, दूसरा वास्तव में पे करना चाहिए, ड्यू नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम का जो म्यूनिसिपल टैक्स 2-3 साल का एक साथ पे कर दिया, तब क्या करें, तब क्या माइनस करें। तो जब 2-3 साल का एक साथ पे कर दिया जाता है तो वो एक साथ जितना पे गत वर्ष में करेंगे वो माइनस करेंगे। मीन्स लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जितना पे किया है, चाहे 2 साल का इकट्ठा पे किया है, 3 साल का पे किया है, लास्ट ईयर का पे किया है,
जितना एक्चुअल पेमेंट किया है वो माइनस करना है। जो आउटस्टैंडिंग है, जो अनपेड है, अभी हमने भुगतान नहीं किया है, जब भी हम आगे भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, तब माइनस करेंगे। अगर इस साल प्रीवियस ईयर में भुगतान नहीं किया तो इस साल माइनस नहीं होगा। तो अब हम म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, यहाँ वैल्यू लिखेंगे उसकी, फिर उसमें से डिडक्शंस देंगे अंडर सेक्शन 24। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। जो भी NAV आएगा उसका 30% वैल्यू हम लिखेंगे और उसकी डिडक्शन दी जाएगी। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मकान बनाने के लिए किसी भी करदाता ने मकान बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए लोन लिया है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसमें ये कंपलसरी कि कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर के लिए ही हमको लोन लेना पड़ता है। अगर किसी और पर्पस के लिए लिया है उसने, फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए मकान को मॉर्गेज रख के बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या मकान खरीदने के लिए या फिर उसने रिपेयर के लिए लिया है, तो उसकी जो भी इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन यहाँ पर दी जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू किया है और पेमेंट नहीं किया है, अभी ड्यू हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो भी क्या डिडक्शन यहाँ मिलेगी या नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ड्यू होते ही मिलती है, चाहे पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो दो डिडक्शन 30% हम लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि NAV तो आपका अगर गलत आ गया तो यहाँ की वैल्यू भी गलत आ गया, इसलिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन सही होना चाहिए। फिर उसमें जितने महीने मकान खाली रहा उतने महीने का एक्चुअल रेंट के हिसाब से वैकेंसी रेंट माइनस करेंगे, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, उसका 30% आपको यहाँ पर वैल्यू लिखना है और इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होते ही लिखना है, चाहे एक्चुअल पे किया है या नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो जो भी आएगा इट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस पर टैक्स नहीं देना है, टैक्सेबल इनकम है। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम अलग अलग हेड की फाइंड की जाती है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी की टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी हमने सेकेंड हेड की लेट आउट हाउस की, अभी हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का कैलकुलेशन करना है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अभी हमने देखा लेट आउट हाउस, किराए से दिए गए मकान का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस। यदि मकान में ऑनर खुद रहता है, टैक्स पे असेसी जो है, असेसी खुद रहता है उस मकान में, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सेक्शन 23(2). सबसे पहले जैसे लेट आउट हाउस में देखा था कि हमको सब पहले स्टेप में क्या फाइंड करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं लाएगी, क्योंकि मकान में करदाता स्वयं रहता है, तो उसको कोई रेंट नहीं मिलता है, तो उसका हमेशा एनुअल रेंटल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा? नील। हम ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू नील ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई किराएदार से नहीं मिल रहा है, मकान मालिक ऑनर या असेसी खुद मकान में रह रहा है। फिर हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं मिलती, म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन, वैकेंसी रेंट की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मकान में खाली तो रहने का प्रश्न, मकान मालिक खुद रह रहा है, तो वैकेंसी रेंट तो नहीं हुआ। म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही आपका नील आ रहा है। केवल और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू आ ही नहीं रहा। केवल आपको एक डिडक्शन मिलती है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में कैसे करना है। लेट आउट हाउस में तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है वो अपन माइनस कर देंगे, जितना भी ड्यू होता है और उसने पे किया, जितना ड्यू हो रहा है वहाँ माइनस हो जाता है, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं रही। लेकिन
इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में करना है। कैसे करना है? यदि मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर या परचेस करने के लिए हमने लोन लिया है, लोन लेकर मकान खरीदा है या कंस्ट्रक्शन किया है, तो उसमें हम ये देखेंगे, डेट का ध्यान रखना है कि यदि 31 मार्च 99 के पहले हमने लोन लिया है तो एक्चुअल इंटरेस्ट या 30,000 रुपये जो दोनों में कम होगा वो अमाउंट डिडक्ट होगा। क्या देखा है पहले में कि यदि हमने मकान बनाने के लिए या खरीदने के लिए लोन लिया है और लोन के लिए डेट देखना है 31 मार्च 1999, 31 मार्च 99 के पहले लिया है तो एक्चुअल अमाउंट या 30,000 रुपये जो दोनों में कम होगा उतने इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है, उसके बाद लिया है, इफ हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट आफ्टर 1 अप्रैल 1999, मतलब 1 अप्रैल 1999 के दिन या उसके बाद हमने परचेस किया है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, लोन लिया है मकान बनाने के लिए या खरीदने के लिए, तब एक्चुअल इंटरेस्ट या 2 लाख रुपए जो दोनों में कम होगा उसकी डिडक्शन दी जाएगी। या तो ये केस आएगा या ये केस। तो डेट का ध्यान रखना है आपको। डेट का ध्यान किस में रखना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, कि बैंक से या किसी भी कहीं से भी अन्य संस्था से हमने मकान बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो कौन सी डेट को लिया है? 31 मार्च 1999 के पहले लिया है तो एक्चुअल इंटरेस्ट या 30,000 रुपये जो दोनों में कम होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी। यदि 1 अप्रैल 1999 के दिन या उसके बाद लिया है तो एक्चुअल इंटरेस्ट या 2 लाख रुपए जो दोनों में कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब यदि मकान रिपेयर के लिए या रिनोवेशन के लिए, मकान की रिपेयर के लिए या रिनोवेशन के लिए हमने लोन लिया है तब उसका जो इंटरेस्ट रहेगा उसमें हमको डेट नहीं देखना है। वहाँ डिडक्शन के समय वहाँ डेट नहीं देखना है। ये डेट हमको केवल परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है तभी डेट देखना है। अगर हमने रिपेयर के लिए लिया है तो डेट नहीं देखना है। रिपेयर के लिए लिया है तो केवल आपको एक्चुअल इंटरेस्ट या 30,000 रुपये जो दोनों में कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना। अगर यहाँ गड़बड़ हो गई, आपको मान लो अगर एक सम ऐसा दिया जाता है जिसमें 50% पार्ट में मकान मालिक रहता है, 50% पार्ट में किराएदार रहता है, तो 50% पार्ट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा और एक्सपेंसेस भी 50% अलग अलग हो जाएंगे। और अगर 50% पार्ट स्वयं का रहने का है, किराए से दिया गया, उसका 50% लेट आउट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। 50% पार्ट का सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब पार्टली लेट आउट होगा और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। तो जितना पार्ट लेट आउट पार्ट है तो उसका लेट आउट के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है 50% पार्ट वाले की। और उसमें से यदि मकान खाली रहता है, किराएदार ने 1 महीने या 2 महीने किराया, मतलब किराया से नहीं गया, मकान रेंट पे नहीं गया, खाली पड़ा रहा, 10 महीने गया, 12 महीने में से 10 महीने रेंट पे गया, तो 2 महीने का लॉस ऑफ वैकेंसी रेंट माइनस कर देंगे। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। अब पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स दिया है और मकान के 2 पार्ट, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 50-50% होगा। तो म्यूनिसिपल टैक्स का भी 50% जो अमाउंट आएगा उसका 50% लेट आउट वाले पार्ट में माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो माइनस करना ही नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो 50% जो भी एमटी का रहेगा वो माइनस कर दिया जाएगा। और एमटी में ध्यान रखना है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कि एक्चुअल पे होना चाहिए और मकान मालिक के द्वारा देना चाहिए। यदि किराएदार पे करता है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में एमटी माइनस करते नेट एनुअल वैल्यू आता है, वहाँ पर 30% एसडी दी जाती है क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू आता है। और वहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन जितना क्वेश्चन में दिया है, जितना अमाउंट ड्यू होता है उतना माइनस होता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये आपको ध्यान रखना है कि डेट 31 मार्च 1999 के पहले लिया है लोन तो एक्चुअल इंटरेस्ट है 30,000 रुपये जो दोनों में कम हो। 1 अप्रैल 1999 को
के दिन या उसके बाद लिया है तो एक्चुअल इंटरेस्ट या 2 लाख रुपए जो दोनों में कम हो। लेकिन यदि मकान की रिपेयर के या रिनोवेशन के लिए लिया है तो डेट को ध्यान नहीं देना है, डेट को इग्नोर करना है, तब एक्चुअल इंटरेस्ट या 30,000 रुपये जो दोनों में कम हो। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, तो जब भी अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड होता है तो उसमें से हम 30% एसडी माइनस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी हाउस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, और थर्ड पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ आउट। और अगर एक मकान के 3 पार्ट हैं, 1/3 पार्ट में मकान मालिक रह रहा है, 1/3 पार्ट में किराए से दिया है, और 1/3 पार्ट बिजनेस में काम आ रहा है, तो आपको 1/3 पार्ट जो लेट आउट वाला पार्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, और 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, और 1/3 जो बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा उसका कैलकुलेशन यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स का 3rd हेड है, उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको केवल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इन दोनों से संबंधित ही आपको पढ़ना है। तो आपको जब दोनों, अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों ही तरह के, मान लो एक व्यक्ति एक असेसी, उसके 3 मकान हैं ए बी सी, तो तीनों का कैलकुलेशन आपको एक साथ करना है। फर्स्ट यहाँ पर जैसे अपन ये लिखते हैं, तब आपको यहाँ पर फर्स्ट उसमें एक ही पार्ट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसी में आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, असेसमेंट ईयर, जैसे अभी आपका असेसमेंट ईयर 2019-20 है। अब प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आपके 2 हाउस इसी क्वेश्चन में आपको, तो आप फर्स्ट हाउस फर्स्ट करके लिखेंगे, लेट आउट हाउस, उसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्रॉस एनुअल वैल्यू प्लस वैकेंसी रेंट होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस म्यूनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू, प्लस स्टैंडर्ड ऑप्शन 30% ऑफ NAV एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। सा कैलकुलेशन करके फिर आपका इसी में सेकेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, उसमें आप GAV आपका क्या हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, नहीं ये कैलकुलेशन किया, चाहे तो आप इसका कैलकुलेशन यहाँ लिख दें, और लेस इसमें से माइनस करना है केवल इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस करेंगे। इसका आंसर हमेशा लॉस में आएगा। इसका आपको लॉस में रेंट आता है तो मोस्टली प्लस में आएगा, ये लॉस में आएगा, इसकी वैल्यू लिख देंगे। इसमें से ये लॉस में रहेगा क्योंकि आपका अगर आपने इंटरेस्ट बैंक से लोन लिया है तो उसका जो भी इंटरेस्ट पे करना है ये नील आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में GAV क्या हो जाएगा, नील में से अमाउंट माइनस करेंगे और उसमें एडजस्ट करेंगे। फिर टैक्सेबल जो आपका आंसर आएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड से रिलेटेड हमने इसके नियम समझे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।